217 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, क्रम से मैं आपको इंपॉर्टेंट कवर कराते जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये आपका पार्ट 3 रहने वाला है। ओके, कुछ सिलेक्टेड में लाकर क्वेश्चन आपको लाकर ओके धीरे धीरे मैं आपको वह क्वेश्चन कवर कराते जाऊंगा। तो क्रम से आप वीडियो देखते जाइएगा। 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, तो ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। ओके, अध्याय 8 से हमें देखना है किसान, जमींदार और राज्य वाले चैप्टर्स। ओके, इससे पहले अध्याय 7 तक हमने क्या है, जो पिछली वीडियो है उन सब में क्या है, उन चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट कवर किए हैं 2 अंकीय वाले। ओके, थोड़ा चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्स ज्यादा नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको यह समझने में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। इस चैप्टर से हम बात करें अध्याय 8 से आपके किसान, जमींदार, राज्य वाले से, तो यहाँ आपका क्या है, इससे लॉन्ग वाला नहीं आता, केवल 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है और हमेशा इसका फिक्स रहता है कि यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ से सभी 2 नंबर की कवर करा रहा हूँ, तैयार करके जाना है। और क्या है, 2 लाइन के आंसर रहने वाले, बस थोड़ा समझ के रखिएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पाही काश्त किसान कौन होते हैं। ओके, तो पाही किसान काश्त और खुद काश्त और पाही काश्त दोनों आपको तैयार करके रखना है। तो पाही काश्त कौन होते हैं? ये वे खेतीहर थे जो दूसरे गाँव से ठेके पर खेती करने आते थे और लोग अपनी मर्जी से पाही काश्त बनते थे और मजबूरन भी। पाही काश्त कौन होते थे कि उनका जहाँ घर है, जहाँ मतलब जहाँ उनका गांव है, उस गांव में खेती नहीं करेंगे, वो दूसरे कहीं गांव में जाएंगे और वहाँ दूसरे गांव में जाकर ठेके से खेती करेंगे। ओके, ठेके मतलब दूसरे की जमीन पर खेती करेंगे ठेके से। ओके, तो वो आपको कहलाते हैं पाही काश्त। अब यहाँ दोनों टाइप के होते थे, कुछ अपनी मर्जी से क्या है दूसरों के खेत में काम करते थे, कुछ मजबूरन भी। जैसे जजमानी व्यवस्था को समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था। जजमानी व्यवस्था परंपरागत व्यवस्था पर निर्भर है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति एक निश्चित व्यवस्था को तय हो जाती है जो परंपरागत होता है तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। जजमानी व्यवस्था का मतलब है कि आपके जो पिताजी काम कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा, यानी आपके दादाजी ने जो काम किया वो पिताजी कर रहे हैं, पिताजी के बाद ओके आपको काम करना पड़ेगा, यानी वह पीढ़ी दर पीढ़ी वह हस्तांतरित होती रही है। पहले का सिस्टम है, अब तो नहीं है। तो ये पहले का सिस्टम था जिसमें जजमानी व्यवस्था का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, ये जाति पर आपके जो व्यवसाय पर निर्भर होती थी। नेक्स्ट है, अकबर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? यह ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? भागों को जल्दी भी कहा जाता है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी ये इतिहासकार अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी और यह कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिन्स एक कामिल के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 5 फसलों के नाम लिखिए। तो जिन्स एक कामिल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती थी? गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन, पोस्त आदि। अब ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही दोस्तों आपके क्या है वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं किसी प्रकार से एक वाक्य में रेगिस्तान में, तो आपको पढ़ के तो रखना ही है। नेक्स्ट है, मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या थे? मुगल काल में कौन कौन से क्या है सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते थे? तो मुगल काल में कुआं, तालाबों और नहरों जैसे सिंचाई के कृत्रिम साधनों से पानी खेतों में पहुंचाया जाता था। कुआं से सिंचाई के लिए क्या है पानी ढेकली, चमड़े की बाल्टी और रहट आदि के माध्यम से निकाल कर खेतों में तक पहुंचाया जाता था। यानी कुआं और तालाब नहरें क्या सिंचाई के साधन थे। कुआं से पानी निकालना है, पहले समय लोहे की बाल्टी तो चलती नहीं थी, तो क्या है चमड़े की बाल्टी बनी होती थी। तो सबसे क्या है पानी निकाल कर खेतों तक पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार दिल्ली प्रांत में रबी और खरीफ में कुल कितनी किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं? तो आईने अकबरी के अनुसार दिल्ली प्रांत में रबी और खरीफ की 43 किस्मों की फसल उगाई जाती है। मतलब याद करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 43 कितनी रबी और खरीफ की कितनी फसल उगाई जाती है? 43। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने भू राजस्व को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया? तो सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर ने भू राजस्व को क्या सुचारू रूप से किया। उसने भू राजस्व की जिस प्रणाली को स्थापित किया वह संपूर्ण मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख आधार बनी रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जमा किसे कहा जाता, हासिल किसे कहा जाता था मुगल काल में, वो पूछा जा रहा है। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व द्वारा भू राजस्व की निर्धारित धन राशि अथवा रकम को जमा कहा जाता था, जबकि वास्तविक वसूली अर्थात वास्तव में वसूल की गई जाने वाली रकम को हासिल कहा जाता था। ओके, सिंपल है, समझा देता हूं मैं। सिंपल इस प्रकार से है कि भू राजस्व व्यवस्था में क्या होता था, हर एक जमीन के लिए एक निश्चित टैक्स फिक्स कर लिया जाता, टैक्स लिया जाता, वो फिक्स कर दिया जाता था।
अब ये टैक्स सबके लिए एक सा नहीं होता था, भूमि के अनुसार होता था। ओके, किसी की भूमि, अब जानते हैं भूमि कई प्रकार की होती है, किसी की उपजाऊ भूमि है, किसी की एकदम क्या है बंजर भूमि है, किसी की ओके ना ज़्यादा बंजर है ना ज़्यादा क्या है ना उपजाऊ है, ओके बीच वाली भूमि है। तो जिसकी उपजाऊ की ज़्यादा खेती होगी तो पहले क्या है भूमि को चेक किया जाता था, भूमि को चेक करने के बाद उसका क्या है टैक्स निश्चित किया जाता था। ओके, कि मान लीजिए आपको क्या है 1000 रुपये देना है, इस साल 1000 रुपये देना है, क्लियर है। तो जो फिक्स कर दिया जाता था मुगल काल में राजाओं के द्वारा, ओके लोगों के द्वारा, कि आपको जमीन का क्या है 1000 रुपये टैक्स देना है, तो जो फिक्स कर दिया वो क्या आएगा आपका जमा, क्लियर, वो क्या आएगा जमा। तो निर्धारित धनराशि या रकम को हम जमा कहते थे। लेकिन जब क्या है जब टैक्स वसूलने की बारी आती थी, जब लोग टैक्स लेने आते थे, तो वो अगर किसान कहते थे भैया हमारी खेती ही नहीं हुई, अच्छे से खेती नहीं हो पाई इस बार, या मौसम खराब था या उसके कारण, ओके तो उससे फिर वास्तव उसने केवल क्या है 600 रुपये दिए, टैक्स के नाम पर उसने 600 रुपये दिए, तो वो हासिल कर लागी। वास्तविक उससे कितना देना था 1000 रुपये, लेकिन उसके नहीं हो पाई अच्छे से खेती वगैरह, तो उसने जो पैसे दिए टैक्स के 1000 था, जबकि उसने 600 दिए, तो उसकी हासिल कर लागी। तो जो निर्धारित धनराशि होती थी वो जमा, और जो वसूली जाती थी वो हासिल, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खुद कास्ट किसान कौन थे, तो मैं बता चुका हूँ खुद कास्ट तो पाही कास्ट किसान, दोनों को पढ़ के रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम 23 में आया भी था खुद कास्ट हुए, पाही कास्ट नहीं है तो पाही कास्ट वाला कर सकता है। ओके, तो खुद कास्ट किसान भूमि का स्वामी होता था। खुद कास्ट किसान की भूमि और घर एक ही गांव में होते थे। खुद का तो पाही कास्ट में आपका अंतर भी आ सकता है, तो बस सिंपल आपको याद रखना है। खुद कास्ट में क्या है जो किसान होता था वो स्वयं क्या है भूमि का स्वामी होता था, भूमि का मालिक होता था, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, उसकी खुद की भूमि है, वो उसमें खुद काम कर रहा है। साथ ही उसका जहाँ गांव है उसी गांव में उसकी खेती होती है, ये है। जबकि पाही कास्ट में हमने क्या देखा, पाही कास्ट में जो किसान होता था उस भूमि का स्वामी नहीं होता था, वो तो दूसरे के अंडर में काम करता है, दूसरे की भूमि में काम करता है। साथ ही पाही कास्ट में ये अक्सर ये होता था कि वो अपने खेत को, अपने गांव को छोड़कर वो दूसरे गांव में जाकर दूसरे के खेत में कहाँ काम करता है, क्लियर है। जैसे और नाम में ही राज खुद कास्ट यानी खुद के कास्ट, खुद का अपनी भूमि पर, ओके, पाही कास्ट यानी दूसरे का, इस टाइप से। जैसे अमील गुजार कौन थे, अमील गुजार राजस्व वसूल करने वाले लोगों या लोगों से कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था, जो टैक्स वसूलने का काम करते थे, अमीर गुजार कहा करते थे। मौसम के अनुसार मुख्यतः कौन सी फसलें होती थी, मौसम के अनुसार मुख्यतः 2 फसलें होती थी, खरीफ की फसल और रबी की फसल। ओके, नेक्स्ट है मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के घटक हैं आपके खेती हर किसान, दूसरा है पंचायत, तीसरा है गांव का मुखिया, जिसे हम क्या है मुकद्दम या मंडल कहा जाता है। ऑब्जेक्ट है पूछ लिया जाता है गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मुकद्दम कहा जाता है, मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट जमींदारों की बड़ी हुई हैसियत की क्या कारण थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आने का हाई चांस है, पढ़ के आपको रखना है कि जमींदारों की बड़ी हुई हैसियत के कारण है। हैसियत यानी क्या है जमींदार, ओके, एक क्या है एक छोटी पद है जमींदार, लेकिन गांव में उनका ये राजा के समान हुआ करते थे। ओके, अपने आप को क्या सबसे बड़ा राजा समझे करते थे जमींदार, तो उनकी इतनी हैसियत क्यों बड़ी हुई थी, तो जमींदार की बड़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण है जाति, इनकी जाति होती थी। दूसरा कारण यह है कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं को क्या खिदमत कहा जाता है। सही जोड़ी में आ चुका है आपके, ओके, बोर्ड एग्जाम में आपके सही जोड़ी में आ चुका है कि खिदमत हो गया है, जोड़ी में आया तो सेवाएं, ओके, तो देते हैं। तो एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ते जाइएगा, यहीं से आपके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ओके, बायोलॉजी मैंने पर तैयारी करा था, ओके, तो जो मैंने बीच में टॉपिक इस बार समझा रहा, तो वहीं से क्वेश्चन बने हुए, ओके, इस बार से। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि जमींदार की हैसियत क्या करते थे, पहले तुम जाति, लोग हैं जमींदार सुनते ही क्या डरा जाते थे, उनकी जाति होती थी। दूसरा कारण है कि इनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता था राजा से, जमींदार का डायरेक्ट कनेक्शन राजा से होता था, तो लोग डराते थे कि अगर मैं जमींदार से कुछ कह देता हूँ तो वो सीधे राजा से कह देगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो राजा से इसका डायरेक्ट संपर्क रहता था। और संपर्क क्यों होता था, तो जमींदार राजा को क्या कुछ टैक्स वगैरह देता था, साथ ही कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं देता था राजा को। नेक्स्ट अमीन का क्या कार्य होता था, तो अमीन एक मुलाजिम था जिसका उत्तरदायित्व एक निश्चित करना था कि प्रांतों का राजकीय नियमों कानून का पालन हो रहा कि नहीं, यानी जो कानून बनाए गए हैं, देखिए कानून तो बने हैं उस एरिया में, लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये किसका चेक करने का काम किसका रहता था, निरीक्षण करने का काम रहता था अमीन का। नेक्स्ट 10 का एक एक लाइन के हैं, बस सुनते जाइए तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। ओके, जैसे मान लिया अमीन अपने अमीन के बारे में सुन लिया, अब पेपर में आता जरूर आप लिखाएंगे, और वैसे मान लिया नहीं पढ़ा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या शब्द है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम। दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कार्य किए जाते थे, तो दस्तकारी की व्यवस्था के अंतर्गत आपका रंगरेजी, कपड़ों की छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना और उनकी मरम्मत करना, ये सब कार्य किए जाते थे। मुकद्दम में मंडल का कार्य होता था, तो मैं बताया कि गांव का जो मुखिया होता है उसे हम क्या मुकद्दम कहते थे, मंडल कहते थे। इसके क्या कार्य होते थे कि गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब के तहत अपनी निगरानी के बनवाना मुखिया कार्य होता है। दूसरा है मुखिया का दूसरा बड़ा कार्य तसल्ली करना है कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों को पार न करें, यानी सबकी लिमिट थी। जैसे आपको पता है लिमिट थी कि पहले जो होते थे
ओके। जैसे जो समाज बटा हुआ था, क्षत्रिय, शूद्र, ओके, वैश्य होता था, राजा, ओके, तो ये इस प्रकार से बटा हुआ था। तो इसमें जो शूद्र की नियम है कि उसको जैसे मंदिरों में प्रवेश नहीं करना, पहले समय ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इस प्रकार की उनके लिए सम लिमिट बनी हुई थी। तो उन लिमिट में रह रहे कि नहीं रह रहे, ओके, इस प्रकार की ये सब देखना भी मुखिया का काम था उस समय। साथ ही गाँव की जो आमदनी है, खर्चा है, उसके बीच उसको क्या हिसाब रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका के लिए 2 वाक्य लिखिए। ये महिलाओं की भूमिका के बारे में बताइए कि मुगल कालीन से जो कृषि समाज था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो कई समाज में आपने गौर किया होगा कि महिलाएं व मर्द खास किस्म की भूमिका अदा करते हैं। हम मुगल काल की बात करते तो समय जो महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती का कार्य करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आईने अकबरी के अनुसार कृषि की भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है कृषि की भूमि का वर्गीकरण। तो ये 4 प्रकार, आईने अकबरी के अनुसार भूमि 4 भागों में बटी थी, एक पोलज, एक परती, इज्जर और बंजर, ओके। इस प्रकार से 4 नाम याद रखना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये कौन किस प्रकार की भूमि थी तो आपको पढ़ लीजिएगा। ये पोलज क्या होती थी, ये प्रथम श्रेणी की भूमि होती है जिस पर हर समय की खेती होती थी, यानी पोलज, इन चारों में पोलज सबसे अच्छी थी। ये इसमें हर वर्ष खेती की जाती थी। इस भूमि पर साल में 2 बार क्या फसल उगाई जाती थी। इस भूमि में हर साल क्या है सरकार को भूमि से टैक्स प्राप्त होता है, क्योंकि पोलज भूमि है, हर साल यहाँ खेती होनी है, हर साल यहाँ से क्या है तो जब खेती होगी तो यहाँ सरकार को टैक्स मिल रही है। परती भूमि कैसी थी, ये भूमि वह भूमि थी जिसमें 2 से 3 साल तक खेती करने के बाद इस भूमि को उर्वरा हासिल करने के लिए 1 साल के लिए परतीली छोड़ दिया जाता था। मतलब ये क्या है 3 साल तक इसमें खेती की जाएगी, 1 साल के लिए गैप दे दिया जाएगा, 1 साल उसमें कुछ नहीं किया जाएगा, फिर आगे 3 साल किया जाएगा, फिर 1 साल गैप दे दिया जाएगा, ओके, इस प्रकार से। तो ये आपकी कहती परती भूमि। जैसे इज्जर भूमि, यह भूमि खेती करने लायक बनाने के लिए उर्वरक शक्ति हासिल करने हेतु 3 से 4 वर्ष तक प्रति वर्ष छोड़ना पड़ता था, यानी 1 साल खेती की 3 साल छोड़ा, 1 साल खेती की 3 साल छोड़ा, इस टाइप से था। बंजर भूमि सबसे बेकार वाली भूमि थी, निम्न कोटि की भूमि थी, जो 5 वर्षों के लिए खेती योग्य बनाने के लिए छोड़ना पड़ता था। जैसे क्या 5 या 5 वर्ष से ज़्यादा भी छोड़ दिया पड़ता था, तो यानी 5 वर्ष छोड़ो, 1 साल बस खेती करो, फिर 5 वर्ष छोड़ो, फिर 1 साल खेती करो। उसी उर्वरक ये ऐसे छोड़ना क्यों पड़ता था भूमि को, क्योंकि जो उर्वरक शक्ति होती है वो क्या उसमें दोबारा हासिल कर सके भूमि अपने आप के, इस प्रकार से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, सब तैयार करके रखिएगा। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, और सभी को मैंने आसान भाषा समझा दी, 2-2 लाइन के हैं, बस पढ़ के आपको रखना है, तो अपनी भाषा में आप लिख सक पाएंगे। आगे नेक्स्ट हमारा अध्याय 9 है, रहता है आपका उपनिवेशवाद और देहात वाले से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट 2 अंकी वाले। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं हिस्ट्री के कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव आपका रहने वाला है प्रैक्टिस के लिए। मतलब कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से आप रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ओके, इसमें हमारा क्वेश्चन देखिए 2 नंबर वाले में थोड़ा ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस, इतना 3 और 4 नंबर में नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 नंबर आपको पता है कि फिक्स नहीं रहता है और आपका हिस्ट्री है कहीं से भी किसी टॉपिक से बन सकता है, साथ ही ऐसे ऑब्जेक्ट भी कहीं से ही आपको बन सकता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर प्रकार के टॉपिक में क्वेश्चन आंसर में आपको पढ़ा दूंगा, तो वस्तुनिष्ठ आपसे अपने आप बहुत चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी, इन्हीं में से वस्तुनिष्ठ आपके बीच से बन जाते हैं। तो टॉपिक को अच्छे से तैयार करते रहेगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे इसमें कि सूर्यास्त कानून क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही आपको बिल्कुल लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं आपको। जिससे आपको बताना है सूर्यास्त कानून। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों का समय, औपनिवेशिक काल जहाँ लिखा समझिए अंग्रेजों के समय। तो अंग्रेजों के समय में क्या था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व प्रणाली की एक नई पद्धति को प्रचलित की, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व की एक निश्चित धनराशि निश्चित दिन सूर्यास्त से पहले राजकोष में जमा करनी होती थी। यदि कोई जमींदार निश्चित दिन सूर्यास्त में पूर्व राजस्व जमा नहीं कर पाता है तो उसकी भूमि जब्त करके नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। यानी क्या मतलब है कि स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू की, पहले तो याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त की नीति लाई। इसके अंदर क्या किया, ये फिक्स डेट कर दी जाती थी कि इस दिन होगा इतने बजे तक, मतलब सूर्यास्त से पहले, यानी दिन में आपको क्या है, ये पूरा टैक्स है वो क्या है जमा कर देना। जमींदार अपने अपने गांव से क्या है टैक्स लाकर वसूल कर क्या है अंग्रेजों के पास क्या है जमा कर दें। ओके, अगर नहीं कर पाते हैं उसे, जिस दिन डेट फिक्स की है वहाँ नहीं जमा कर पाते हैं, तो जो जमींदार की जमीन होती थी उसे क्या बेच दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि जमींदार बहुत होशियार होते थे, उन्हें पता कि नीलाम हो ही जाना, जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने जब नीलाम होती थी उनकी जमीन को बेचा जाता तो अपने ही लोगों के द्वारा वो क्या है खरीद लेते जमीन को, और अंग्रेजों से जो टैक्स, मतलब अंग्रेजों को जो टैक्स जमा करना था तो उन्हीं के पैसों से। ओके, ये बहुत ज़्यादा इसमें चालाकी भी करते थे जमींदार भी। ओके, अंग्रेज ज़्यादा होशियारी दिखाए तो ये और होशियारी दिखा देते। ओके, नहीं देखते थे जोतदार कौन थे,
तो औपनिवेशिक काल में धनी किसानों को क्या जोतदार के नाम से जाना जाता था। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था, सिंपल है, जोतदार पूछा जाए तो औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के समय जो धनी किसान थे, अमीर वाले किसान थे, उन्हें जोतदार कहा जाता था। बेनामी के अभी क्या अभिप्राय होता है? बेनामी का शाब्दिक अर्थ होता है कोई नाम ना होना या गुमनाम। हिंदी एवं कुछ अन्य भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदे के लिए किया जाता है जिसे किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के लिए किया जाता है। बेनाम यानी कि उसका कोई नाम नहीं है, गुमनाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा शब्द से क्या अभिप्राय है? तो औपनिवेशिक काल में शक्तिशाली जमींदारों के लिए प्राय राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। मैंने पहले आपको बताया कि जमींदार की हैसियत के जमींदार की हैसियत बड़ी थी कि क्यों बड़ी थी? कि जो गांव के लोग थे तो गांव के लोग के जो जमींदार ही को क्या राजा मानते थे, जमींदारी को है सबसे बड़ा माना करते थे। तो इसलिए क्या है, जमींदार की हैसियत बड़ी थी, उसमें क्वेश्चन में था। तो इस प्रकार से राजा का क्या मतलब था? तो औपनिवेशिक काल में जो जमींदार, शक्तिशाली जमींदार थे, उन्हें राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बुकानन कौन था? एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था, वह भारत आया 1794 से 1815 ईस्वी तक उसने बंगाल में चिकित्सा सेवा का कार्य किया। उसने कुछ वर्षों तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजरी की शल्य चिकित्सा के रूप में कार्य किया। बंगाल सरकार ने अनुरोध पर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का भी विस्तृत सर्वेक्षण किया। पढ़ के रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जा सकता है, पहले तो याद रखना है ये फ्रांसीसी बुकानन ने क्या चिकित्सक था। नेक्स्ट है, पहाड़िया कौन थे? तो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़िया कहा जाता है। सिंपल है, राजमहल की जो पहाड़ियाँ थे उसके आसपास जितने भी लोग रहा करते थे उन्हें पहाड़िया कहा जाता था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट है, बम्बई दक्कन में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम लिखिए। तो कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। बम्बई दक्कन में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल में किन दो प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं का अनुसरण किया? तो दो कौन सी व्यवस्थाएं? पहले तो इजारेदारी व्यवस्था जिसे क्या ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं, दूसरा इस्तेमारी व्यवस्था जिसे क्या स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। जैसे बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किए? तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस्तेमारी बंदोबस्त हुई थी आपका 1793 ईस्वी में और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने से क्या लागू किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व में किस पद्धति का प्रचलित किया? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की इस्तेमारी बंदोबस्त को क्या प्रचलित किया था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, एक ही क्वेश्चन है, यहाँ भी वही चीज बात बताइए, समझाइए। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे? इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अंग्रेजों ने इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की तो इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या टारगेट था? तो स्थायी रूप से राजस्व राशि की तय करने से कंपनी को नियमित राशि प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बंगाल विजय के समय से ही परेशानी आई तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 1770 के दशक में दयनीय तथा संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी। अंग्रेजों ने यहाँ देखिए सोचा, दिमाग लगाया कि क्या किसानों को कुछ भी होता रहे, अगर हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाते हैं, यानी फिक्स टैक्स कर देते, आपको इतना देना ही देना है, चाहे आपकी खेती हो चाहे ना हो, मुझे इतना टैक्स चाहिए है। ओके, तो इसमें क्या है, अंग्रेज किसानों का कुछ भी हो, लेकिन अंग्रेजों को क्या है, हमेशा पूरा क्या फिक्स टैक्स मिलता है, तो उनकी नियमित राशि उन्हें क्या लगातार प्राप्त होती रहेगी, जिससे क्या उनके जो काम धंधा चलते रहेंगे और साथ ही में बंगाल विजय में जो परेशानी है उनकी भी है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, कोदाल और हल के प्रतीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आपको याद रखना है, कोदाल का प्रयोग रहता था इन साइन साइन किसके लिए थी? तो राजमहल के पहाड़ियों की जनजाति के लिए, और हल का है संथालों के लिए। जैसे मैं पूछूं कमल का फूल है तो किस पार्टी का है? तो आप बताएंगे भाजपा का। हाथ का पंजा किसका है? कांग्रेस का। तो सेम इसी बात से आप याद रखिए, अगर हल की बात होती है संथालों के लिए, कोदाल की बात होती है तो राजमहल की पहाड़ियों की जनजाति के लिए। ऑब्जेक्ट में आ सकता है। नेक्स्ट, दामिनी को क्या थे? इंपॉर्टेंट है, सभी एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हाई चांस है ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन बनने के। दामिनी को भागलपुर के राजमहल के तक के वन क्षेत्र थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी को का निर्माण संताल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में दामिनी को के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम क्या, सल्थाल परगना रख दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखना है, जो 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व क्या है? 2 भाइयों सिद्धू और कानू ने किया। ओके, इन्हें क्या अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह ऐसे कुचला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी क्या छोटा पड़ गया। इस विद्रोह में अंग्रेजों के लगभग 30,000 संथालियों को गया गोलियों से भून डाला था। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई थी? एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में की गई थी। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपको कवर करा दिए, कुछ और रह जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं कि देखिए आपको क्या है, कुछ फैक्ट हैं तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और कुछ क्या है समझ लायक है तो मैं समझा देता हूं, तो आप क्या है सुनते ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। जो रटना है तो रटना है, जो उनको समझ के कर सकते हैं तो आपको समझ लेना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।